हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ द फर्स्ट क्लास ऑफ नगर पालिका एक्ट 2009। नगर पालिका एक्ट 2009 के अंदर टोटल 344 धाराएं हैं, 17 अध्याय है और 6 अनुसूचियाँ जो कि चैप्टर्स के बीच बीच में आती है। धारा 1 की बात करें तो धारा 1 में किसी भी एक्ट का प्रारंभ, उसका नाम और वह प्रसार रहता है। ठीक है, इतनी बात अपन को पता है कि किसी भी एक्ट की धारा 1 में प्रारंभ, नाम व प्रसार रहता है। फिर धारा 2 के अंदर हमेशा किसी भी एक्ट में परिभाषाएं होती है जो कि अपने सिलेबस में नहीं है। तो अध्याय 2 की बात करें, अध्याय 2 के अंदर धारा 3 से लेकर 50 तक है जिसका नाम है नगर पालिकाओं का गठन व शासन। नगर पालिकाओं का गठन व शासन। तो धारा 3 आती है सबसे पहले। धारा 3 में लिखा हुआ है नगर पालिका का गठन। नगर पालिका का गठन कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। ठीक है, सूचना कहाँ मिलेगी? राजपत्र में सूचना मिलेगी और सीमांकन जिला कलेक्टर के द्वारा किया जाएगा। मतलब नगर पालिका का गठन राज्य सरकार करती है, सूचना राजपत्र में निकालती है और सीमांकन जिला कलेक्टर के द्वारा किया जाता है। किसी भी गाँव की कहानी सुनो, गाँव की कहानी सुननी है आप लोगों को कि पूरे गाँव को यदि किसी पूरे गाँव को नगर पालिका घोषित कर दिया जाए, है ना, तो सरपंच को उस नगर पालिका का अध्यक्ष बनाया जाएगा, उप सरपंच को उपाध्यक्ष बनाया जाएगा और वार्ड पंच को सदस्य बनाया जाएगा। और गाँव के किसी एक क्षेत्र को यदि नगर पालिका में मिला दिया जाए, गाँव के किसी एक क्षेत्र को नगर पालिका में मिला दिया जाए तो उस गाँव के समस्त सदस्य उस नगर पालिका के अतिरिक्त सदस्य कहलाए जाएंगे। नगर पालिका के अतिरिक्त सदस्य कहलाए जाएंगे। फंड की बात करें कि यदि छोटी नगर पालिका के ख़त्म करने पर फंड राज्य सरकार के पास जाएगा, मतलब किसी भी नगर पालिका को ख़त्म करने के बाद उसका फंड राज्य सरकार के पास जाता है। और एक नगर पालिका के क्षेत्र को दूसरी बड़ी नगर पालिका में मिलाने पर इसका फंड बड़ी नगर पालिका के पास चला जाता है। अगर नगर पालिका को स्थानीय प्राधिकारी के अधीन कर दिया गया है तो फंड स्थानीय प्राधिकारी के पास चला जाएगा। तो ये शॉर्ट नोट्स आ गए पूरे धारा 3 के कि नगर पालिका घोषित राज्य सरकार करती है, राज्यपत्र में करती है, सीमांकन कलेक्टर करता है, खर्चा स्वयं नगर पालिका उठाती है। गाँव को नगर पालिका घोषित करने पर यह कहानी थी कि सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच उस नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य समझे जाएंगे और किसी एक क्षेत्र को नगर पालिका में मिलाने पर अतिरिक्त सदस्य समझे जाएंगे, है ना। ये हो गई धारा 3। धारा 3 के बाद अगली आती है धारा 4। धारा 4 के अंदर नगर पालिका को छूट कौन देगा? तो राज्य सरकार देगी। किन से छूट देगी? ऐसे उपबंध जो नगर पालिका के लिए यूजलेस है। फिर धारा 5 में नगर पालिका की स्थापना व निगमन की बात है कि नगर पालिका कहाँ पर स्थापित होगी। यदि कोई संक्रमणशील क्षेत्र है, जैसे कोई गाँव है, धीरे धीरे उसमें शहरीकरण बढ़ रहा है, तो उस गाँव को नगर पालिका बना दिया जाएगा। मतलब संक्रमणशील क्षेत्र में नगर पालिका होती है, छोटे शहरों के अंदर नगर परिषद होती है और जिसको हम बोलते हैं मेट्रो सिटीज़, बड़े शहर जिसके अंदर नगर निगम होती है। फिर हम बात करें कि किसी भी नगर पालिका या किसी भी शहर को औद्योगिक नगरी कौन घोषित करता है, इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल सिटी कौन घोषित करता है? तो राज्यपाल साहब घोषित करते हैं। और विकास प्राधिकरण का गठन कौन करता है? किसी भी नगर के अंदर राज्य सरकार करती है। जैसे जयपुर में जेडीए है, जोधपुर में भी जोधपुर विकास प्राधिकरण है ना। ऐसे 8-10 विकास प्राधिकरण है, तो इन विकास प्राधिकरणों का गठन तो राज्य सरकार करती है। और औद्योगिक नगरी, किसी शहर के अंदर उद्योगों का डेवलपमेंट करना है तो औद्योगिक नगरी राज्य पाल करता है। फिर अगली बात करें नगर पालिका की संरचना धारा 6 के अंदर, तो नगर पालिका की संरचना की बात करें, सबसे पहले किसी भी नगर पालिका में 13 वार्ड होते हैं। कितने वार्ड होते हैं? मिनिमम 13 वार्ड होने चाहिए, ऐसा एक्ट में लिखा हुआ है। बाद में संशोधन करके एक सर्कुलर आया था जिसके अंदर वार्ड 20 कर दिए थे मिनिमम। लेकिन अपन को मूल एक्ट, एग्जाम में सवाल आ जाए कि मूल एक्ट में क्या लिखा हुआ है, तो वार्ड 13 मिनिमम होने चाहिए। और वर्तमान में मतलब कितने हैं? तो 20। मतलब ऐसे मूल अधिनियम का नाम आ जाए कि एक्ट में कितने हैं तो 13 लिखने हैं, और वैसे यदि नॉर्मल सवाल आ जाए तो 20 लिखने हैं। ठीक है। फिर नगर पालिका के सदस्य निर्वाचित होते हैं, है ना, और मनोनीत होते हैं और पदेन होते हैं। 3 कैटेगरी है। निर्वाचित सदस्य चुनाव से 5 वर्ष के अंदर, मनोनीत सदस्य जो लोग अपने उससे क्या बोलते हैं लोग सेलेक्ट करते हैं, और पदेन सदस्य एमएलए और एमपी होते हैं। निर्वाचित सदस्यों का चुनाव होता है। मनोनीत सदस्य जो राज्य सरकार इनको मनोनीत सदस्य का कार्यकाल जो है उसकी समय सीमा का कोई उल्लेख नहीं है। और नगर पालिका में 6, नगर परिषद में 8 और नगर निगम में अधिकतम 12 मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। और राज्य सरकार इनको कभी भी हटा सकती है। लेकिन पदेन सदस्य जो एमएलए साहब और एमपी साहब है, इन एमएलए और एमपी साहब को पदेन ये पोस्ट मिल जाती है। फिर मनोनीत सदस्यों को वोट डालने का अधिकार नहीं होता। मनोनीत सदस्यों को वोट डालने का अधिकार नहीं होता। आरक्षण की बात करें तो SC ST को तो जनसंख्या के अनुपात में मिलता है, और OBC को SC ST को जितना भी मिल गया
उसमें से 50 माइनस कर दो, इतना ओबीसी को मिल जाएगा। ठीक है, SC ST को जितना भी मिल गया उसमें से 50 माइनस कर दो, इतना ओबीसी को मिल जाएगा, परंतु 21% से अधिक नहीं हो सकता ओबीसी का आरक्षण। फिर धारा 7 बात करती है पदावधि की। पदावधि किसी भी नगर पालिका में 5 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। 5 वर्ष से पहले हटाने पर नए चुनाव शेष कार्यकाल के लिए होते हैं, न कि 5 साल के लिए। ठीक है, फिर केवल कार्यकाल 6 माह तक बचा हो तो चुनाव नहीं होंगे, है ना, चुनाव 6 माह में होंगे हमेशा। ठीक है, यदि क्या बोलते हैं, यदि ये मतलब नए चुनाव करवाने हैं, कहीं भी नगर पालिका का विघटन हो जाता है तो चुनाव 6 माह में होते हैं, है ना। लेकिन यदि कार्यकाल 6 महीने का ही बचा है तो चुनाव नहीं होते उस केस में। नगर पालिका शासन नगर पालिका में निहित होता है और अध्यक्षों के नाम से किया जाता है। नगर पालिका एक निगमित निकाय है, नगर पालिका की मोहर है, नगर पालिका वाद दायर कर सकती है खुद के नाम से। फिर वार्ड विभाजन की बात करें तो वार्डों का विभाजन करती है राज्य सरकार, और न्यूनतम वार्ड 13 अपन ने ऊपर भी बात की थी। फिर धारा 10 में वार्ड के अवधारण का कॉन्सेप्ट कौन देता है? राज्य सरकार। राज्य सरकार वार्ड की सीमा और वार्ड में आरक्षण तय करती है। वार्ड सीमा जो है वो उसका अपन हमेशा स्टार्ट करते हैं। वार्ड सीमा मतलब 1 नंबर, जब वार्ड नंबर 1 हमेशा अपन उत्तर पश्चिम कोण से स्टार्ट करते हैं, उत्तर पश्चिम कोण से स्टार्ट करते हैं। और जब भी वार्डों का गठन होता है तो उसके खिलाफ लोग शिकायत कर सकते हैं 7 दिवस के अंदर। फिर बात करें नगर पालिका के निर्वाचन की, तो नगर पालिका के निर्वाचन की जिम्मेदारी राज्य चुनाव आयोग की होती है, और नगर पालिका का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले हर 5 साल में चुनाव करवाए जाते हैं, और 6 माह के भीतर चुनाव करवा लिए जाते हैं। निर्वाचन आयोग के कर्तव्यों का प्रत्यायोजन। निर्वाचन आयोग में काम का बंटवारा होता है कि निर्वाचन आयुक्त जो मेन आयुक्त है वो अपने कार्यों का प्रत्यायोजन उप निर्वाचन आयुक्त को और निर्वाचन आयोग के सचिव जी को दे देता है। ठीक है, जब भी चुनाव होते हैं। फिर वार्ड के निर्वाचन नामावली की बात करें तो ये निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा तैयार की जाती है, जिसको राज्य चुनाव आयोग नियुक्त करता है राज्य सरकार के परामर्श के बाद। फिर उसकी योग्यता की बात करें, चुनाव में वोट डालने के लिए योग्यता मिनिमम 18 वर्ष, जो कि 61वें संविधान संशोधन 1989 में भी मेंशन है ना। और वो व्यक्ति निवासी होना चाहिए और 18 वर्ष की आयु उस साल के 1 जनवरी से ली जाती है। निवासी का मतलब क्या है? निवासी तो अपन समझते ही है, लेकिन मामूली तौर पे निवासी कौन है? मामूली तौर पे निवासी MP MLA है। कोई नौकरी के कारण कहीं बाहर नौकरी कर रहा है तो वो भी एलिजिबल है। लेकिन कोई होटल में रह रहा है वो एलिजिबल नहीं है, हॉस्टल में रह रहा है वो एलिजिबल नहीं है, जेल में रहता है वो एलिजिबल नहीं है, और विकृत व्यक्ति, पागल व्यक्ति भी एलिजिबल नहीं है। फिर धारा 14 में निहरताएँ, तो निहरताएँ में बात करें तो निर्वाचन सूची में नाम जुड़ाने के लिए क्या क्या निहरताएँ चाहिए? भारत का मतलब निहरताएँ का मतलब है क्या? इन एलिजिबिलिटी मतलब असक्षमता कौन कौन सी है कि भाई ये लोग तो नहीं चुनाव में मतलब नामावली में नाम डलवा सकते। एक तो भाई भारत का नागरिक नहीं है तो उसको वोट नहीं डाल सकता। कोई विकृत व्यक्ति है, फिर दिवालिया व्यक्ति है तो वो वोट नहीं डाल सकता, या फिर कोई भ्रष्ट आचरण वाला व्यक्ति है तो वो वोट नहीं भी डाल सकता। फिर यदि किसी व्यक्ति ने निर्वाचन नामावली में नाम डलवाने के लिए मिथ्या घोषणा कर दी तो उसके ऊपर 1 वर्ष का कारावास और 2000 से 5000 रुपये का जुर्माना। इसको दोस्तों ऐसे याद कर सकते हो आप कि 0125 ये गाड़ी का नंबर है 0125। ठीक है, 0125। तो 01 का मतलब है कि 1 साल का जुर्माना और 2000 से 5000 का जुर्माना और 1 साल की सज़ा। फिर उसके बाद बात करें कि नगर पालिका मतलब किसी भी चुनाव में मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है राज्य स्तर का अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है राज्य स्तर का अधिकारी। तो CEO जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उसकी नियुक्ति राज्य चुनाव आयोग द्वारा राज्य सरकार के परामर्श के बाद की जाती है, और जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति राज्य चुनाव आयोग द्वारा राज्य सरकार के परामर्श के बाद की जाती है। फिर धारा 18 में कर्मचारी उपलब्ध, जब भी चुनाव होते हैं तो सरकार कर्मचारी उपलब्ध करवाती है जो कि राज्य चुनाव आयोग के कर्मचारी समझे जाते हैं, उनकी नियुक्ति पर, प्रतिनियुक्ति पर समझे जाते हैं, डेपुटेशन पर समझे जाते हैं। फिर धारा 20 में कर्तव्य भंग की बात है कि यदि कोई अधिकारी अपना कर्तव्य भंग करता है तो उसको 32/12 3 माह से 2 साल की सज़ा और 1000 से 2000 जुर्माना। ऊपर अपन ने याद करा था 125 ये है 32/12, ये क्या है 32/12 3 माह से 2 साल की सज़ा और 1000 से 2000 जुर्माना। धारा 21 में निर्वाचन के लिए कौन व्यक्ति अर्हित होगा? जिसकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी। जिसकी न्यूनतम आयु कितनी होगी? 21 वर्ष होगी, वो निर्वाचन के लिए अर्हित होगा। आरक्षित सीट पर उसी वर्ग का कैंडिडेट लड़ता है और उसके घर में पक्का शौचालय होना चाहिए। धारा 21 क में विशेष योग्यता वाले लोगों को मेंशन किया गया है। विशेष योग्यता जिनकी आयु 21 से 25 वर्ष मतलब एकदम जो नए नवयुवक होते हैं उनके लिए धारा 21 क है ना। SC ST OBC की 2 सीट रिजर्व होती है अधिकतम, और जनरल की इसका मतलब कहने का मतलब क्या है, जनरल की
एक सीट हर 5 में से जनरल की एक होती है, और SC ST OBC की हर 3 में से एक सीट रिजर्व होती है ना। ये थोड़ा अलग से लिखा हुआ है, इसको एक्ट में से अपन समझा देंगे। मैं बोल के बता देता हूँ कि भाई जनरल की हर 5 में से एक सीट रिजर्व होती है, और SC ST OBC की किसके लिए रिजर्व होती है, ये विशेष योग्यता वालों के लिए, और SC ST OBC की हर 3 में से एक सीट रिजर्व होती है, ठीक है। और जनरल वालों की अधिकतम कितनी सीट हो सकती है, अधिकतम 5 सीट हो सकती है, और इन कैटेगरी की अधिकतम 2 सीट हो सकती है। कौन सी वाली, विशेष योग्यता वाली। तो ये हो गया। फिर धारा 22 में एक से अधिक स्थानों से प्रतिबंध, मतलब कोई भी व्यक्ति एक से अधिक स्थानों से चुनाव नहीं लड़ सकता, है ना, एक से अधिक स्थानों से चुनाव नहीं लड़ सकता, ऐसा धारा 22 में लिखा हुआ है। दो चुनाव नहीं लड़ सकते, दो जगह से। धारा 23 में है यान ध्वनि विस्तारक, भाई चुनाव में गाड़ियाँ चलती है ना, लाउड स्पीकर चलते हैं, तो इन पर प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है। और इन पर प्रतिबंध लगाया गया है, और इनकी सज़ा भी बताई गई है कि 5,000 रुपये का जुर्माना और 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने पर रोक। ध्यान रखना, चुनाव लड़ने पर 5 वर्ष की रोक नहीं है, 6 वर्ष की रोक है। तो 6 वर्ष तक तो चुनाव लड़ने पर रोक और 5,000 रुपये जुर्माना, है ना। और राज्य चुनाव आयोग इन पर क्या लगाता है, प्रतिबंध लगाता है, ऐसा धारा 23 में लिखा गया है। धारा 24 में सदस्यों के लिए साधारण योग्य निरर्हताएँ लिखी गई है कि कौन कौन सदस्य चुनाव नहीं लड़ सकता। भाई एक तो निरर्हता धारा 14 में आई थी, दूसरी धारा 24 में आई, है ना। तो इसमें ऐसा है कि 6 माह की सज़ा यदि किसी को मिल गई, वो चुनाव नहीं लड़ सकता। और यदि कोई ऐसे मामले में विचाराधीन है, कैदी है, जिसमें 5 साल की सज़ा हो सकती है उसको, तो वो भी चुनाव नहीं लड़ सकता। और कोई ने गवर्नमेंट लैंड पर यदि अतिक्रमण कर दिया, तो वो भी चुनाव नहीं लड़ सकता। यदि कोई इसने IPC धारा 197 IPC की धाराओं के तहत सज़ा उसको मिल गई हो, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954 के तहत उसको सज़ा मिली हो, तो चुनाव नहीं लड़ सकता। और सेवा से बर्खास्त किया गया हो या लाभ के पद पर हो, तो भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। फिर धारा 25 में मतदान का अधिकार है। एक से अधिक वोट नहीं डाल सकते, एक से अधिक वार्डों में वोट नहीं डाल सकते, और जेल में होने पर वोट नहीं डाल सकते है। चुनाव में मत देने की रीति कैसी है, तो मतपत्र के द्वारा और EVM मशीन या इन दोनों में से कोई भी एक तरीके से मत देने की रीति होती है चुनाव में, जो कि धारा 26 में लिखा गया है। प्रोक्सी वोट, मतलब मेरी जगह कोई और वोट दे के आता है ना ऐसे, तो प्रोक्सी वोट, किसी की जगह कोई दूसरा व्यक्ति वोट नहीं डाल सकता। फिर धारा 27 में आकस्मिक रिक्तियाँ किस प्रकार भरी जाएगी। आकस्मिक रिक्तियाँ मतलब इमरजेंसली कोई रिक्तियाँ होती है, तो वो उपचुनाव के माध्यम से यथाशीघ्र भरी जाएगी और शेष कार्यकाल के लिए भरी जाती है। धारा 28 में निर्वाचन अपराध के बारे में लिखा हुआ है कि आप चुनाव के अंदर कौन कौन से अपराध हो सकते हैं। जैसे किसी को कसम डलवा दी, है ना, किसी को जातिवादी कोई उकसा दिया, पैसे दे दिए, है ना, तो ये चुनाव के अंदर जो भी अपराध होते हैं वो है ना, निर्वाचन अपराध। और कोई भ्रष्ट आचरण, है ना, तो भ्रष्ट आचरण मतलब आपका आचरण ही भ्रष्ट है ना, आपने कोई ऐसा आचरण किया है जो कि भ्रष्ट की कैटेगरी में आ रहा है, वो धारा 29 में लिखा हुआ है। और चुनाव के अब जो अपराध है चुनाव लड़ने के लिए, तो वो है निर्वाचन अपराध। तो भ्रष्टाचरण है रिश्वत, अनुचित प्रभाव, सती प्रथा, दैवीय प्रकोप, जाति बहिष्कार, धार्मिक प्रलोभन और सती प्रथा। और दोस्तों मैं मानता हूँ कि इतनी क्लास बहुत है, मतलब ये जो अपन दूसरा जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये 2 क्लासों में पढ़ेंगे। एक क्लास 15-15 मिनट के शॉर्ट्स, 10-10 मिनट की वीडियोस बहुत होती है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।